नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। इस वीडियो के शुरू होने के पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं शिवा हॉस्पिटल एंड डायग्नोसिस सेंटर में डॉक्टर शलभ अग्रवाल जी के पास, और इनसे बातचीत करने वाले हैं हम कि कैसे ट्रीटमेंट और दवाओं को लेकर हम बातचीत करेंगे और कैसे दवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसको लेकर बात करेंगे। और ये भी जानना चाहेंगे, ये भी बताना चाहेंगे कि अगर बगैर डॉक्टर की सलाह के अगर हम अपनी मर्ज़ी से दवाएं लेते हैं तो किस तरीके से हमारी सेहत के लिए वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अगर हम इस विषय पर अगर बातचीत शुरू करें तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट और दवा, ये दो चीज़ों को लेकर ज़रा बताएंगे आप कि कितना और ख़ास तौर पे डोज़ जो आप लोग लिखते हैं, इसको लेकर पेशेंट को कितना सेंसिटिव होना चाहिए। कि आपके पास पेशेंट आया, आपने उसका चेकअप किया और उसके हिसाब से आपने दवा लिख दी, लेकिन दवाओं के डोज़ के हिसाब से कितना उसको सेंसिटिव होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट आया, आपने दवा लिखी, 2 डोज़ लिए, उसका ठीक हो गया, लेकिन वो दवा को फिर अपने हिसाब से लेना शुरू कर देते हैं। तो ज़रा इसके बारे में बताइए। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी इंडियन पब्लिक के लिए, क्योंकि देखिए मेडिसिन जो एक सब्जेक्ट होता है वो चिकित्सा पेशा का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशाल सब्जेक्ट होता है, जिसके अंतर्गत में लाखों बीमारियों का समावेश होता है। यदि कोई मरीज़, मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूँ, यदि कोई मरीज़ केवल बुखार की कंप्लेन के साथ भी मान लीजिए आता है, तो बुखार के 100 से भी अधिक कारण हो सकते हैं, 100 से अधिक ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। जैसे सबसे कॉमनली हर कोई सोचता है कि सारा बुखार जो है वो वायरल फीवर ही है या फिर टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू तक ही सीमित है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलाज के विषय में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अधिकतर यदि कोई व्यक्ति बुखार या किसी भी सामान्य इलाज के लिए या किसी भी प्रकार के लक्षण के लिए जितने जल्दी आता है, जितने कम समय की अवधि के लिए आता है, उसको हम लोग एक्यूट इलनेस बोलते हैं हमारी भाषा में। यानी कम अल्प अवधि के लिए होने वाली जो बीमारी है उसको हम एक्यूट इलनेस बोलते हैं। एक्यूट इलनेस चाहे वो बुखार हो, सिर दर्द हो, दस्त उल्टी हो या कोई भी लक्षण हो, उसके अनुसार हम दवाइयों का सिलेक्शन करते हैं। अगर मरीज़ 2 से 3 दिन की अवधि के अंतर्गत ही आया है तो सामान्यतः बिना किसी जांच के भी जो है अपने अनुभव के आधार पर अच्छी दवा दी जा सकती है। अगर मरीज़ की अवधि बीमारी की जो है वो 5-7 दिन से ऊपर होती जा रही है या उसने एक बार कम से कम अपने मन से या कहीं से भी और अगर इलाज ले लिया है, तो संबंधित डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने मरीज़ को उससे संबंधित जाँचों के विषय में ज़रूर अवगत कराएँ, और मरीज़ को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो उसके फेवर में ही जाएगा। जी। क्योंकि अगर बुखार का कारण केवल 3, 4, 5 कारणों में सीमित रहता तो इतना कुछ समझाने करने के, डायग्नोसिस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बट कभी-कभी सूक्ष्म अवधि में ही मरीज़ के अंतर्गत गंभीर बीमारियाँ पलते रहती है और वो अचानक से बहुत सीरियस हो जाता है। अब दवाइयों की जहाँ तक बात है, दवाइयों को हम अपने अनुभव के आधार पर सेलेक्ट करते हैं, कॉमन मोस्ट मेडिसिन्स को ही पहले यूज़ करते हैं। और मेरी जनता से भी अपील है और हर अपने चिकित्सक सहयोगियों, भाइयों से भी मेरी विनती है कि अपने हर मरीज़ से दवा के प्रति कोई अगर रिएक्शन की हिस्ट्री रही है मान लीजिए, तो उसको ज़रूर पूछें और अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड में उसको अवगत भी कराएँ। हमने अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड में शुरू से ड्रग रिएक्शन के बारे में नोट किया हुआ है, क्योंकि जाने-अनजाने में यदि किसी दवा से मरीज़ को रिएक्शन की हिस्ट्री रही हो, उसने डॉक्टर को नहीं पूछा या डॉक्टर ने उसको नहीं बताया, तो और गलती से वही दवा लिख दी गई हो, कभी-कभी मरीज़ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो जाता है। किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए अलग-अलग पेशेंट में जो कॉमन अगर हम बात करें तो किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं? जी, सबसे कॉमन जो रहता है वो अचानक से चमड़ी में जो है मतलब रैशेस का आना होता है। बड़े-बड़े चकत्ते पड़ जाना या छोटी-छोटी घमौरियाँ जैसे रैशेस पूरे शरीर में भर जाना, बहुत तेज़ खुजली होने लग जाना, फिर अचानक से होंठ में सूजन आने लगना, आँखों में खुजली आने लगना। यहाँ तक भी सिम्पटम जो रहता है वो गंभीरता की ओर बढ़ रहे हैं, बट अभी भी वो ईज़िली रिवर्सिबल होते हैं यदि तुरंत डॉक्टर से सलाह ले ली जाए। बट अगर सलाह नहीं ली जाती रहती है तो उसमें कभी-कभी वो बहुत तेज़ी से मरीज़ की श्वास नली की तरफ में जा करके उसके चारों तरफ में अंदरूनी सूजन पैदा कर देता है और साँस घुटने से मरीज़ की मृत्यु तक हो सकती है। जी। डॉक्टर साहब, एक जो हमने बातचीत शुरू की थी तो आपने जो बताया कि पेशेंट आया, आपने उसको डायग्नोस किया, सारी चीज़ें हैं, देखने के बाद फिर दवा दी आपने। लेकिन जो मैंने कहा कि अक्सर मरीज़ ऐसे होते हैं कि आपने अगर उस मरीज़ की स्थिति को देखकर आपने 1 हफ़्ते की दवा लिखी मान लीजिए, तो 1 हफ़्ते में ऐसा होता है कि 3 दिन में वो राहत मिलनी शुरू हो जाती है, उसके बाद वो दवा कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो ये
किस तरीके से आगे जाकर उसके लिए तकलीफ दे हो सकता है, या कितना सेंसिटिव है ये कि आप प्रॉपर वो डोज लें जितने दिनों की डोज लिखी हुई है? जी। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अधिकतर हमारी इंडियन पब्लिक में ये मतलब गुण पाया जाता है कि वो बताई हुई दवाओं का पूरा अवधि का जो है ना पालन नहीं करते हैं। 2 से 3 दिन में आराम लगने लग जाना और बीमारी के अनुसार टोटल जो उसका ड्यूरेशन है, जो किताबों में लिखा हुआ है, उसका पालन नहीं करना मरीज़ के लिए केवल हानिकारक ही होता है। क्योंकि अगर जैसे मैं अगर टाइफाइड जैसे बीमारी का उदाहरण लेता हूँ, तो उसके लिए कम से कम 5 दिन, कम से कम 5 दिन अथवा 7 दिन पुराना टाइफाइड है या बहुत गंभीर टाइफाइड है तो 14 दिन और कभी-कभी 28 दिन का इलाज भी लेना पड़ सकता है। तो उसके लिए मरीज़ का फ़र्ज़ बनता है कि वो कम से कम डॉक्टर ने जितनी दवा बताई है उसको पूरा ले। यदि उसे आराम लग गया तब भी हुआ कि डॉक्टर से सिर्फ एक फ़ॉलो-अप ले कि सर मेरे को बिल्कुल अच्छा लग रहा है करके। तब फिर डॉक्टर का अपना विवेक होता है कि वो और 2 दिन दवा को बढ़ाए या ना बढ़ाए। परंतु गंभीरता की स्थिति आने से पहले ही या थोड़ा-सा आराम पड़ते ही दवा को बंद कर देना, मतलब उसके अगेंस्ट में जो बैक्टीरिया या वायरस है वो बहुत ही ईज़िली स्ट्रॉन्ग होते जाता है शरीर में। फिर फ्यूचर में अगर मरीज़ को वही बीमारी अगर होती है तो साधारण बीमारी दवाओं से फिर मरीज़ का इलाज उसी बीमारी के लिए नहीं हो पाता है और हमें अननेसेसरी हायर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी। जो एंटीबायोटिक्स को लेकर भी एक धारणा है कि ज़्यादा अगर डोज उसकी दी जाए तो सेहत के हिसाब से भी काफ़ी नेगेटिव उसके परिणाम आते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को लेकर भी, क्योंकि लोग एंटीबायोटिक्स को तो लोग अपनी मर्ज़ी से भी जाके ले लेते हैं जी। दवा दुकानों से। इसी के सवाल के साथ-साथ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोग हम देखते हैं खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। मेरा सिर दर्द कर रहा है तो मैं कोई दूसरी दवा जाके मेडिकल स्टोर से ले लूँ, और मेडिकल स्टोर से भी आराम से उपलब्ध हो जाती है उनको कुछ इस तरह की दवाएँ। तो ये दोनों विषय को लेकर थोड़ा बताएँगे? जी, देखिए ये बहुत गंभीर विषय है अपने आप में। हमारे भारत के अलावा हमारे निकट के देशों में जो छोटे-छोटे से देश हैं वहाँ पर भी इस चीज़ का स्ट्रिक्ट मतलब पालन किया जाता है। और जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर पे आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना सर्दी गोली की सिर दर्द की दवा को भी खरीद करके नहीं खा सकते हैं। क्योंकि मतलब जिस पढ़ाई को पढ़ने के लिए, मतलब जिस पढ़ाई में प्रवेश परीक्षा पाने के लिए इतनी मेहनत लगती है, फिर ग्रेजुएशन एमबीबीएस के लिए इतने वर्ष लग जाते हैं, फिर उसकी मतलब स्पेशलिटी को करते-करते और 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं। उसको सिर्फ किसी से पूछ समझ करके या दवा दुकान से लेके खा लेना, वो अपनी सेहत के साथ पूरा खिलवाड़ है। और ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इमरजेंसी में हैं, आपके सपोज़ आप रात के समय में बीमार पड़ गए हैं और आपको तुरंत कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और आप एक आध टैबलेट अगर अपने मन से दे दिए तो अलग बात होती है। बट अगर आपके पास डॉक्टर उपलब्ध है जो आपका रात में फ़ोन उठाता है या आपको तुरंत एंटरटेन करने के लिए रेडी है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप डॉक्टर को ही दिखा कर के उससे दवा लें और अपने मन से दवा खरीद के खाना, पास पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पूछ के दवा खा लेना। लोग मतलब सर दर्द, खांसी दवा, बुखार की तो छोड़ दीजिए, शुगर ब्लड प्रेशर की दवा भी जो है ना किसी रिलेटिव से पूछ के लेने लग जाते हैं कि मेरे को सूट कर रही तो तू भी ले ले, तेरे को भी सूट कर जाएगी। ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है अपने आप में। और मुझे हमारे कुछ पेशेंट्स के द्वारा ही एक अच्छी जानकारी मिली है जो अपने इलाज के लिए हैदराबाद, दिल्ली जैसे बड़ी-बड़ी जगहों पे जाते रहते हैं। कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल्स भी हैं जो बताते हैं कि वहाँ धीरे-धीरे सिस्टम जो है ना पूरा कस्टमाइज़ होते जा रहा है कि अधिकतर जगहों पे अब जो है बिना डॉक्टर की परमिशन के या प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ मिलना बंद होते जा रही हैं और ये सिस्टम पूरी तरह लागू होना चाहिए। जी। यहाँ भी जो हमारा सरकारी जो महकमा है, स्वास्थ्य महकमा है, उसके द्वारा बीच-बीच में ये अभियान चलाया जाता है और दवा दुकानों के संचालकों को भी जो है ये हिदायत दी जाती है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप जो है कुछ खास किस्म की दवाएं जो हैं वो बिल्कुल ना दें। अब ज़रा ये बताएंगे डॉक्टर साहब कि दवाओं पे तो बातचीत हुई, एक होता है पानी। तो हमारे यहाँ का पानी जो है, अगर हम रायगढ़ में रहते हैं, रायगढ़ के आसपास का पानी, इसकी गुणवत्ता को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि पानी जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है, तो क्या कुछ पानी की स्थिति, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं वो पेट संबंधित बीमारियों के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। जी, मैं इसमें बोलना चाहूँगा, पानी, हवा और मिट्टी तीनों का ही जो है एक एनवायरमेंटल सोर्स ऑफ डिसीज़, यानी पर्यावरणीय कारण जो होता है किसी भी रोग का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हम लोग हमारे एमबीबीएस के कोर्स के समय में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पढ़ते हैं, उस विषय में हमें ये पढ़ाया जाता है कि बीमारी के 3 ही प्रमुख कारण होते हैं। मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना, या जैविक कारण जो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट है उसका अधिक मजबूत हो जाना, या फिर एनवायरनमेंट का बहुत प्रदूषित होना। अगर इन तीनों का जो एक ट्रायंगल है, त्रिकोण बना हुआ है, इन्हीं में से किसी भी एक के मजबूत होने की वजह से बीमारी का प्रभाव जो है उत्पन्न होता है।
तो उस विषय में अगर हम देखते हैं तो रायगढ़ की जो स्थिति है पानी की, वो सचमुच अच्छी नहीं है। भारी पानी है, लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की समस्या जो है वो बढ़ते जा रही है। कई बार दिन में दस्त लग जाना, खाना खाते ही दस्त लग जाना, या कई दिन पेट साफ नहीं होना, हमेशा पेट भरा भरा सा, भारी भारी सा लगना, ये सब समस्याएं होती जा रही हैं। और वायु प्रदूषण भी अपने पीक में है, अपन सब जानते हैं। वायु, मिट्टी और जल के प्रदूषण के कारण से कई गंभीर बीमारियों का, मैंने पिछली बार भी बताया था, एलर्जिक राइनाइटिस नाम की एक बीमारी जो है, जो लगातार डस्ट एक्सपोजर की वजह से बढ़ती जाती है, इसका प्रभाव जो हमारे रायगढ़ देश शहर में बहुत ज़्यादा पड़ते जा रहा है। और सामान्य सर्दी खांसी भी जो है वो, जो 2-3 दिन में ठीक हो जानी चाहिए थी, 8-8, 9-9, 10-10 दिन तक ठीक नहीं होती है। थोड़ी सी समस्या पे अगर इग्नोरेंस हो जाता है तो बहुत जल्दी अस्थमा, दमा का रूप ले रही है। इंडस्ट्रियल डस्ट की वजह से भी, और जो मतलब हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो गया है, उसके कारण से गंभीर फेफड़ों की बीमारियां होना, और जैसे मैंने बताया कि अपच की बीमारी होना, फिर पेट संबंधी गंभीर रोग हो जाना, हेपेटाइटिस जिसे हम पीलिया बोलते हैं, वो हो जाना। और एक और चीज़ जो मैं बहुत ही मतलब दुख के साथ मुझे बोलना पड़ता है कि रायगढ़ में कैंसर के पेशेंट की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डायग्नोसिस की फैसिलिटी पहले रायगढ़ में नहीं थी, बट अभी 15 सालों से डायग्नोसिस फैसिलिटी बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी कैंसर के पेशेंट की संख्या अभी पिछले 2-3 सालों से तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही है जी। इसमें तीनों ही प्रकार के जो प्रदूषण है, पानी, मिट्टी और वायु के प्रदूषण का बहुत ही अहम रोल है जी। उसे सुधारना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए, और आपने बहुत अहम जानकारियाँ दी किस तरीके से पेशेंट को जो है संवेदनशील होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की सलाह को लेकर और उसके आगे फॉलोअप को लेकर कितना संवेदनशील होना चाहिए, और कितना ज़रूरी है संवेदनशील होना हर मरीज़ को, कि उसके सेहत के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर शलभ अग्रवाल, जो बता रहे थे तमाम विषयों को लेकर जो हमने बातचीत शुरू की थी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।